एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं आपको यूपीटी जीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी, तो उसी क्रम में आज मैं हिंदी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूं। इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज कराई है हिंदी की, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी आज के 25 बेहतर क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने से पहले कि क्योंकि हिंदी थोड़ा सा विवादित प्रश्न भी कभी कभी पूछता है। बहुत सारे हिंदी में विवादित प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग बुकों में अलग अलग आंसर दिए रहते हैं। तो वैसे तो हमने सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपके सामने कंटेंट रखा है, बट स्टिल आपको लगता है कि किसी का आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप अपना प्यार भरा सजेशन हमें दे सकते हैं। हम उसको जांचेंगे, पड़तालेंगे। अगर हमें लगेगा कि आपकी बात सही है तो उससे रिलेटेड कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको चीज़ों को समझना है, क्वेश्चंस की गहराइयों को समझना है, ना कि गलतियां देखनी है। केवल पुराने जितने भी वीडियो हैं उसमें एक दो प्रश्न में आंसर में थोड़ा सा विवादित होने की वजह से कुछ गलतियां हुई हैं, तो उनको सुधारा गया है। सिर्फ 2 से 3 प्रश्न ही जो हैं वो गलत हुए, उनका आंसर्स गलत हुए हैं, तो उनको सुधारा गया और उससे रिलेटेड कमेंट को पिन कर दिया गया है। तो आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें जांचने के बाद ही दी जाएंगी और एकदम ऑथेंटिक प्रोवाइड करी जाएंगी। तो आप अपना प्यार भरा कमेंट हमें करिएगा। अगर आपको कोई भी गलती लगती है हम उसे जांचेंगे और अगर हमें आपकी बात सही लगेगी तो उससे रिलेटेड कमेंट को पिन कर देंगे। अब बात कर लेते हैं आज 25 बेहतर क्वेश्चंस की। आप पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, ठीक है। और 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप हमें बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर मुक्ति बोध हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा निराला, ठीक है। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? निराला जी हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं। कौन है? घनानंद हैं, बोधा हैं, सूदन है या मतीराम है। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, सूदन है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका सी होगा, सूदन है। सुजान चरित के रचयिता रीतिकालीन कवि, ये क्या है? एक रीतिकालीन कवि हैं और इनका नाम सूदन है, ठीक है। सुजान चरित मुख्यतः क्या है? कथानक काव्य है। ये क्या है? कथानक काव्य है। और अगर हम बात करें बाकी जो नाम दिए गए हैं उनकी भी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आंसर तो सी होगा, बट इनकी बाकी इन तीनों की रचनाओं के बारे में भी आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। घनानंद की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? घनानंद की प्रमुख रचनाएं आपकी पदावली हैं। क्या है? पदावली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वियोग है। क्या है? वियोग है, अभी हम घनानंद की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी वियोग बेली है, ठीक है। उसके अलावा आपकी सुजान हित प्रबंध है। क्या है? सुजान हित प्रबंध है। आप सुनते चलिए तो ये भी चीज़ें आपके दिमाग में फीड होती जाएंगी, आप चाहें तो कहीं लिख भी लें, ठीक है। और आपकी कौन सी है घनानंद की प्रमुख रचनाओं में से? प्रीतिवास है, ठीक है। उसके प्रीतिप्रवास है, सॉरी प्रीतिप्रवास है। उसके अलावा कृपा कांड भी इनकी अच्छी रचनाओं में से एक है, कृपा कांड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यमुना यश, प्रकीर्ण छंद, सुजान सागर, रसिकेली वल्ली और आदि, ये सारे जो हैं ये घनानंद की प्रमुख रचनाओं में से कुछ जो रचनाएं हैं वो हैं। उसके अलावा अगर हम बोधा की बात करें तो बोधा की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं आपकी विरह वारिश है, इश्कनामा है। ये इनकी 2 जो हैं ये प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और अगर हम मतीराम जी की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं ललित ललाम, मतीराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका और आपका व्रत कौमुदी, ये इनकी रचनाएं जो हैं ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनके बारे में भी मैंने आपको बताया। आप चाहें तो जब मैं बोलती हूँ तो उसको पॉज करके उसे लिख भी सकते हैं। अगर आपने नहीं नोट किया हो तो आप उसे लिख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या केशव दास हैं। जल्दी से बताइए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। और आज से मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी साथ में देती जाऊंगी ताकि बेहतर ढंग से आप चीज़ों को समझ पाएं। ताकि साथ में जितने अलग क्वेश्चन बन सकते हैं मॉडल क्वेश्चंस वो मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि आपको पता है मॉडल क्वेश्चन की क्या वैल्यू है।
पंचवटी प्रसंग की बात करें तो पंचवटी प्रसंग काव्य के जो रचयिता हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है? निराला, यानी कि बी सही होगा। इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। ठीक है, निराला की अन्य कृतियों के बारे में अगर बात करें, ऊपर भी हमने निराला के बारे में पढ़ा, निराला जी के बारे में, तो निराला की अगर हम अन्य कृतियों की बात करें तो इसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुता, आपका बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गुंज, अपरा, जूही की कला इत्यादि आती हैं। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। अब आपको यहाँ पर एक समझ में आएगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना आपकी कामायनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि केवल पंचवटी पूछा तो कभी कभी मैथिली शरण गुप्त भी इनकी रचनाओं में से मतलब इनकी भी रचना है पंचवटी, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको अगर बाकी जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में बताएं तो जयशंकर प्रसाद जो है इनकी प्रमुख रचना कामायनी है और केशव दास के कठिन काव्य को प्रेत कहा जाता है। ठीक है, केशव दास को कठिन काव्य का क्या कहा जाता है? प्रेत कहा जाता है। केशव दास के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर पता चली कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचना रामचंद्रिका है। क्या है? रामचंद्रिका। मैं ओरली आपको चीजें बता रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजें लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं, कौन है बताइए जल्दी से? आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कन्हैया लाल ओझा जी हैं, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हैं, सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। जल्दी से बताइए कौन है इसके प्रमुख रचयिता, आपको बताना है कौन है, मतलब इसके लेखक, सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर ए होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक जो हैं वो आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? जल्दी से आंसर दीजिए। तो 5th का आपका सही आंसर होगा कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व या ज्ञान था। क्या था? ज्ञान था, यानी कि डी का करेक्ट आंसर होगा। वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है, वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नद की भावना की गई और सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटबासी शैली में किया गया है। तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमने बताई कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? क्या था? ज्ञान था। ठीक है, क्या था? ज्ञान था। और वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक क्या करता है? शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है ना, जैसे कि नमक पानी में। और इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नद की भावना की गई है और सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटबासी शैली में किया गया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? आपको बताना है। सत्यदेव परिव्राजक ने, मौलवी महेश प्रसाद ने, चंडी प्रसाद सिंह ने या भगवान दीन दुबे ने? तो इसका सही आंसर आपका चंडी प्रसाद सिंह होगा। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा की रचना चंडी प्रसाद सिंह ने की है। इसका प्रकाशन बांकीपुर द्वारा 1897 कब किया गया? 1897 में किया गया। रिपोर्टाज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। जो सूक्ष्म ब्यौरे हैं वो आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। और शैली में क्या करा गया है? प्रभावी व्यंजन की और ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो इस काल में एक ढंग के व्रत की उपस्थिति ही है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की।
गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल में, आकाशदीप में, प्रतिध्वनि में या आंधी में? तो सेवेंथ का आपका सही आंसर होगा ए, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां कौन कौन सी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी देवव्रत, वेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुवा, इंद्रजाल आदि। और जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। और अगर हम बात करें गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो वो आपका इंद्रजाल में संकलित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर का मूल नाम है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या प्रभाकर सक्सेना? तो 8 का सही आंसर आपका होगा नीरज सक्सेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई होप सो कि मैं आपको चीज़ें अगर बताती भी जा रही हूँ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? मैं साथ में चीज़ें इसकी ऐड करती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ। ये आपको ज़्यादा पसंद है या फिर आपको मैं सिंपली आंसर बता दूँ वो ज़्यादा पसंद है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं तो हम चाहते हैं आपका जो सुझाव हो हम उसे ज़रूर शामिल करें। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलूक दास की, सुंदर दास की, नाभा दास की या दादू दयाल की? तो आपका 9th का करेक्ट आंसर ए होगा मलूक दास की। मलूक दास की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें आपका ज्ञान बोध आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? ज्ञान बोध आता है। उसके अलावा आपका रतन खान, भक्त बच्छावली, आपका ज्ञान परोही, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, आपका ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर, शब्द तथा स्फुट पद, ये सारी इनकी अन्य रचनाएं हैं मलूक दास जी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 10th का आपका सही आंसर डी होगा, जैनेन्द्र कुमार। और अगर हम जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो कौन सा है? त्यागपत्र। ये कब प्रकाशित हुआ है? 1937 में इसको प्रकाशित किया गया है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और जैनेन्द्र की अगर हम अन्य आपके कृतियों के बारे में बात करें तो उसमें आपका परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1939 और आपकी सुखदा 1953 और आपकी विवर्त 1953, व्यतीत आपकी 1953 और आपका जयवर्धन 1956 शामिल हैं। उनकी अन्य जो औपन्यासिक कृतियां हैं उनमें परख में ये सारी उनमें ये सारी जो कृतियां हैं वो शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए, भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवादास? तो 11th का आपका सही आंसर होगा बी, नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया बल्कि अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया। उनके भक्तमाल का रचना काल 1596 रहा। 1596 ईस्वी बताया जाता है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास जी किसके शिष्य थे? एक और प्रश्न बन गया। अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास के अष्टयाम नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारू चंद्रलेख या तितली? जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा सी, चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं बल्कि यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, पुनर्वा 1973 तथा अनाम दास का पोथा 1976 आदि हैं। और कानन कुसुम जो है आपका ध्रुव स्वामिनी और तितली के अलावा जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी सुन लीजिए। चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय,
आपका महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, आपका राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त आदि। और अगर किसी भी शब्द को बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हिंदी के वर्ड टिपिकल होते हैं, आप सभी को पता है, तो उसको ध्यान में देने की जगह आप ये ध्यान दीजिए कि आपके लिए हम कितना बेहतर कंटेंट लेकर आ रहे हैं और आपके लिए हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा सके। तो प्लीज़ पॉजिटिव साइड को देखिए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एक टीचर जब कंटिन्यूअस बोलता है तो कभी कभी उसकी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है या फिर वो बोलने में कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर देता है, तो उसको आपको ध्यान में नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में देते हैं। तो बच्चे, ये आप ही लोगों के लिए बुरा है, इसीलिए प्लीज़ इसको, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे बड़े भी होंगे, बट स्टिल टीचर हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए मेरे लिए आप बच्चे ही जैसे हो, ठीक है, मेरे लिए आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो कम से कम मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज मत किया करिए, चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की कोशिश किया करिए। चलिए, अनाम दास का पोथा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो देखिए, अनाम दास का पोथा जो है नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये शायद मैंने आपको ऊपर भी बताया है। इनकी इस रचना का कथा सूत्र क्या है? छांदोग्य और आपका छांदोग्य और क्या है? वृद्धरण्यक है, ठीक है, छांदोग्य और वृद्धरण्यक है। दूसरी चीज और ये मतलब इन उपनिषदों में विद्यमान है और इसमें लेखक के समाज में भोग व योग के संतुलन पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? समाज में जो भोग है व योग है उसके संतुलन पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य औपन्यासिक कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हमने पीछे भी बताया आपको, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, ठीक है, ऑलरेडी आपको हमने बताया था ये चीज़ें पीछे भी, और यहाँ पर भी मैंने उस चीज़ को रिपीट किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भले थोड़ा सा बड़ा हो जाए आपका टेस्ट सीरीज, बस ये अच्छी बात है कि इसके साथ भी चीज़ें आपको पता होती जा रही हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक है रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं? तो 14th का आपका सही आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। अलग अलग वैतरणी एवं गली आगे मुड़ती है नामक कृतियां भी शिव प्रसाद सिंह की ही हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्या? अलग अलग वैतरणी और आपकी गली आगे मुड़ती है, ये कृतियां भी शिव प्रसाद सिंह की हैं। 2 बार मैंने रिपीट कर दिया है, चीज़ों को बेहतर ढंग से सुनते चलिए। आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, केदारनाथ सिंह हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं या अरुण कमल हैं? तो आपको 15 का सही आंसर देना है। तो 15 का सही आंसर आपका डी होगा, अरुण कमल, ठीक है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं आपकी ग्रहण, 3 तथा सबूत, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव या अमृत राय? जल्दी से बताइए। तो 16th का आपका सही आंसर बी होगा, प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 भी तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुई। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गई। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्च कोटि की कविताएं, एकांकी, निबंध और आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, राजेंद्र यादव आदि के समय समय पर हंस का संपादन करा। इन्होंने क्या करा? समय समय पर हंस का संपादन किया और यह इस युग की एक जागरूक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब हम लोग। चलिए, स्क्रीन पे आ चुका है आपके, देख लीजिए।
निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप या युग धारा। अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। अब क्वेश्चन टफ बनने लगा है तो आपको ये सब आना चाहिए। साए में धूप इसका करेक्ट आंसर होगा। साए में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार की अन्य काव्य संग्रह में सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का वसंत आदि। हिंदी कविता में गीत और गजल लिखने में दुष्यंत कुमार का कोई सानी नहीं है। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन हैं और खूंटियों पर टंगे लोग की अगर बात करें तो रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी कविता में अगर हम गीत और गजल लिखने में की बात करें तो उसमें दुष्यंत कुमार का कोई सानी नहीं है। और युगधारा के रचनाकार कौन है? युगधारा के रचनाकार आपके नागार्जुन हैं। कौन है? नागार्जुन है। ठीक है। और अगर हम बात करें खूंटियों पर टंगे लोगों के रचनाकार के बारे में तो खूंटियों पर टंगे लोगों के रचनाकार के बारे में अगर हम बात करें तो इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अपनी केवल धार के रचनाकार कौन हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बताते हैं। 18th का आंसर देखते हैं। चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और वृज्जा, विरुद्ध और करम्भक। जल्दी से बताइए। 18 का सही आंसर आपका डी होगा, विरुद्ध और करम्भक। चंपू के दो भेद विरुद्ध और करम्भक हैं। गद्य तथा पद्य दोनों के मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राज स्तुति की जाती है। ठीक है। साथ ही उन्होंने इस काव्य के एक नवीन भेद करम्भक का भी उल्लेख किया है जो विविध भाषा में लिखा जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? कौन है जल्दी से बताइए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरुऔध, या फिर आपके वियोग हरि या अनूप शर्मा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वियोगी हरि। देखिए, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी हैं। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के वे अनन्य उपासक हैं। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों को की प्रशस्तियां हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, आपका चरखे की गूंज, चरखा स्तोत्र, असहयोग वीणा आदि आते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो 20 है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वसी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। जल्दी से बताइए। तो आपका 20 का सही आंसर होगा डी। 20 का आपका सही आंसर होगा डी, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सन 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम 1939 इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और उर्मिला काव्य को इन्होंने किस सन में? इन्होंने 1934 में ही पूरा कर लिया था, किंतु उसका प्रकाशन 1975 में हुआ। इनके जो अन्य काव्य संग्रह में इसके अलावा जो अतिरिक्त बातें हैं वो भी आपको बताती जा रही हूँ। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम, विश्व पाई, जन्म के। इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात थी, इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए। फिर बात करते हैं 21 की। आप देख सकते हैं काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है। देखते हैं, आपको ये सामने दिया हुआ है, अब आप देख लीजिए। पहले दिया है रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अलंकार, रस, रीति, आपका वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका बी होगा। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि का समय
ईसा पूर्व प्रथम सदी है। अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामा ने 6ठी शताब्दी में की थी। रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने 9वीं सदी में की थी। वरकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन हैं। और चित्त संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र का समय ईसा पूर्व की 11वीं शताब्दी है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने या आनंद वर्धन ने? तो 22 का सही आंसर आपका ए होगा, वामन। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अभ्रंश, अवहट या संध्या? तो आपका 23 का सही आंसर डी होगा, संध्या। सिद्धों की भाषा का स्वरूप साहित्यिक अभ्रंश से भिन्न रूप लिए हुए हैं। इसमें तत्समता की प्रवृत्ति स्पष्टता देखने को मिलती है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश से इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है और सिद्धों के ने प्रमुखतः दोहा, कोश तथा चर्यापद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग किया है, जो कि कंडवक शैली में मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का, आपका अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार का? तो 24 का सही आंसर आपका बी होगा, अभिव्यंजना का। छायावाद में वक्रता का वैभव है और प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद की रचनाओं में आंसू एवं कामायनी जैसे ज्वलंत उदाहरण हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हमने पीछे भी बताया था, चित्राधार है, प्रेम पथिक है, करुणालय है, महाराणा का महत्व है, कानन कुसुम है, झरना, आंसू लहर, कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, आपका वरभु वाहन आदि, ये सारे सब आते हैं। इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, ये वाले थोड़े से आपके वही थे, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी आपका बोल दिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? भामा ने, कुंतल ने, विश्वनाथ ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो इसका सही आंसर डी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। अच्छा, उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है और जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन की बेहतर सीरीज पूरी करी और आप मुझे बताइएगा कि मैं साथ में जो एक्सप्लेनेशन देती जा रही हूँ और अन्य रचनाएं बताती जा रही हूँ, तो आपको मेरा ये तरीका टेस्ट सीरीज़ का पसंद आया या नहीं। अगर ये आया है तो इसी रूप में मैं आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी, या फिर सिर्फ आपको अगर आंसर ही जानने हैं जो क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाऊँ। और देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ इधर नहीं आ पाई हिंदी की। अब आपको डेली बेसिस पर ऐसी ही बेहतर टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगी। नमस्कार।